स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 3 चालू कर रहे हैं, बस की यात्रा। जो किसने लिखा है? जो लिखा है हरिशंकर परसाई ने। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग के साथ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी की यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ठीक है, ऐसे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग 5 लोग हैं। हम 5 लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शाम को 4 बजे वाली बस से हम लोग अपने घर चले जाएंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस, ये लोग अभी पन्ना में है, बोल रहे पन्ना से ये जो कंपनी की बस है सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऐसा बोलते हैं ये बस अपन को घंटे भर बाद मिलेगी, जो अपन को सतना पहुंचा देगी, जहां से अपन को जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी और अपन लोग सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। अब इतना ज़्यादा इन लोगों को ट्रैवल क्यों करना पड़ रहा था? ये लोग नेक्स्ट डे क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि है ना, इनमें से 2 लोगों को ना नेक्स्ट डे सुबह ऑफिस जाना था, इसीलिए उन लोगों को इस तरह से ट्रैवल करके जल्दी जल्दी सुबह घर पहुंचना था। तो लोगों ने ऐसा बोला कि समझदारी इसी में है कि ये वाली बस में आप ट्रैवल ना करो। तो ये लोगों ने पूछा क्यों? बस ये भाई रास्ते में कोई डाकू वाकू मिलते हैं क्या? तो बोले नहीं नहीं, बस खुद ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्योवुत थी, सदियों से के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था से इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बस को देख के हमको इस पे दया आ गई। वो इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, वो इतनी ज़्यादा वृद्ध अवस्था में थी, इसको देख के इसका एक्सपीरियंस पता चला था कि कितनी एक्सपीरियंस बस है। वो ये जो राइटर है ना, मजाक में बोलता है कि भाई ये बस तो भाई पूजने लायक है, इसमें लोग सवार इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इतनी बूढ़ी है, अगर इसमें हम बैठेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। ये तो भाई पूजा के योग्य है, ये सफ़र करने के योग्य नहीं है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। ये बस कंपनी है ना, उसका एक जो पार्टनर है ना, वो भी इस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वो बोले चलती क्यों नहीं है, अब चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है? हाँ हाँ जी, अपने और कैसे चलेगी? तो भाई इसने पूछा, बस कंपनी का जो पार्टनर है ना, उससे ये लेखक ने पूछा, लेखक के जो दोस्त है, कि भाई ये बस चलती भी है? तो उसने हाँ ज़रूर चलती है, अभी देखना थोड़ी देर में चलेगी। तो ये लोग बोलते हैं हम भी वही देखना चाहते हैं। फिर इन्होंने पूछा ये अपने आप चलती है? बोलती है हाँ ये ऑटोमेटिक है, बस इसमें बस ड्राइवर थोड़ी देर चाहिए अपन को, पर ये बस अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लोगों ने सोचा यार ऐसी बस और अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटे की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। जो हमारे ये 5 लोगों में से एक जो था ना, वो डॉक्टर था, तो उसने बोला कि डरो मत, चलो चलो चलते हैं, ये बस बहुत ज़्यादा अनुभवी है, नई नवेली बसों जैसी नहीं है जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता। ये जो बस है ना, ये तो अपन को बेटों की तरह गोद में लेके चलेगी, चलो चलो हम बस के अंदर चलते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो हमको छोड़ने आए थे ना, वो हमको इस तरह से देख रहे थे कि भाई वो हमको लास्ट टाइम देख रहे हैं कि वापस नहीं देखेंगे। वो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो आया है उसको जाना ही होगा, उस तरह से उनके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। यहाँ पे लेखक है ना, थोड़ा सा मतलब मजाकिया बता रहा है इसमें कि उनका बस का सफ़र कितना ज़्यादा, बोलते हैं ना, मजाकिया वे में वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमने बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इंजन स्टार्ट तो हो गया, जैसे इंजन स्टार्ट हुआ ना, हमें लगा कि हम इंजन के बीच में बैठे, मतलब पूरी गाड़ी इस तरह से हिल रही थी। बस में कुछ ही कांच बचे थे और जो बचे थे ना, उससे भी लेखक बोले थे कि भाई हमको उस कांच से बच के रहना था, पता नहीं कब गिर के हमारे ऊपर आ जाए। तो वो लोग थोड़ा सा खिसक गए, कांच के साइड से चले गए कि भाई कांच हम पे ना गिर जाए। मोर ओवर उनको ऐसा लग रहा था कि उनके सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है, इस तरह से वो बस चल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और
असहनीय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। भाई ये बस चलने लग गई और लेखक और को लगा ये जब गांधी जी ने आंदोलन किया होगा ना तब ये बस बहुत ज़्यादा जवान होगी। उसने ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। ऐसा बोल रहा है कि भाई इनके जो अलग अलग पार्ट्स है ना वो इतने ज़्यादा हिल रहे थे, वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। ऐसा बोल रहे सीट और बॉडी एक दूसरे से असहयोग चल रहा था, मतलब कभी हम लोग भाई सीट कभी हमको पीछे ढकलती, कभी हम लोग सीट को पीछे ढकलते, तो ये सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ के आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़ के बॉडी आगे भाग जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ऐसा बोले 8-10 मील चलने के बाद थोड़ा सा भाई कंफर्टेबल हम लोग भाई बैठ गए। ये समझ में नहीं आता कि सीट हम पर बैठा है या हम सीट पर बैठे हैं। ऐसा बोल रहे भाई आगे जाके अपन को यही पता नहीं चल रहा था कि सीट हम पे बैठी है, हम सीट पे बैठे हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। थोड़ी देर चलने के बाद क्या हुआ, बस अचानक से रुक गई। अब भाई हमको लगा कि क्या हो गया, पर हुआ क्या था, बस का जो पेट्रोल का टंकी है ना उसमें खड्डा हो गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसके बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ऐसा बोलना है कि भाई ये ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल को एक बाल्टी में भर के इंजन में डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ऐसा बोल रहे हैं कि जो इंजन के ये जो कंपनी के हिस्सेदार है, लेखक को ऐसा लगा कि थोड़ी देर बाद ये लोग क्या करेंगे, इंजन को अपनी गोद में रख के इंजन को क्या पिलाएंगे, पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बेटी को पेट्रोल पिलाते हैं। यहाँ पे ये लोग है ना मजाकिया वे में अपना पूरा सफर बता रहे कि उस बस में किस तरह से सफर किया, वो बस को देख के उनके मन में क्या आया। यहाँ पे मतलब वो बता रहे कि किस तरह से ये बस चल सकती है, तो भी हम लोग उसमें चढ़ गए। चलने के बाद उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो चुकी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। हम निकल जाते तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बस की जो रफ्तार है वो बस चल तो पड़ी, बस की रफ्तार अब 15 से 20 मील हो गई थी और ना बस का हर हिस्से पे अब बोलते हैं ना लेखक को भरोसा ही नहीं रहा। लेखक को ऐसा लगता था ब्रेक फेल हो जाएगा, स्टीयरिंग टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। आजू बाजू है ना बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी थी, पर लेखक को उनको देख के डर लग रहा था। जैसे ही कोई पेड़ आता ना तो लेखक को लगता अरे यार बस इसमें ठुक जाएगी। कोई झील आती मतलब कोई पॉन्ड और आता तो उसको लगता था कि यार इसमें तो बस गिर जाएगी। इस तरह से उन लोगों को इतना डर लग रहा था इस सफ़र के दौरान। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्या हुआ, एक मतलब वापस बस रुकी। अब है ना वापस बस रुकने पे ड्राइवर ने अलग अलग तरीके से उस बस को चालू करने की ट्राई की, बस चालू नहीं हुई। तो भी बस के जो ओनर्स थे, पार्टनर्स थे, बोले थे अरे नहीं बस तो बहुत फर्स्ट क्लास है, पता नहीं आज ऐसा क्यों कर रही है, वरना कभी भी ये बस ऐसे नहीं करती। श्रीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठा हो। हमने ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राण हो गया तो इसे व्यावान में हमें इनकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कि क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो जो रात हो गई थी, रात की चांदनी में बस बहुत ज़्यादा पेड़ के नीचे ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्ध थक कर आराम कर रहा था। लेखक को इस पर दया आ रही थी कि भाई बेचारी बोलते हैं ना कितनी थक गई है, देखो आराम कर रही है पेड़ के नीचे। उसको देख के लेखक को दया आ रही थी कि यार इसके ऊपर चढ़ के हम लोग आए, इसको कितना कष्ट हुआ होगा। अगर इसकी अभी डेथ वेथ हो गई इस बस की तो इसको तो जलाने का काम हमको ही करना पड़ेगा। किस तरह से हम लोग काम वाम करेंगे। इस तरह से लेखक उड़ा रहे हैं उस बस की। आगे हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। ऐसा बोल रहे हैं भाई बाद में जो हिस्सेदार है, जो पार्टनर है, उसने बस को खोला, इंजन को खोला और उसमें कुछ चेंजेस किए और धीरे धीरे बस आगे चली।
उनकी चाल और कम हो गई और उसका जो स्पीड है वो और ज़्यादा कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखें की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे जो वृद्धा मतलब बस की जो ज्योति मतलब उसकी लाइट है वो कम पड़ने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांदनी मतलब रात में वो रास्ता ढूंढते ढूंढते रेंग रही थी, ऐसे वो बस चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपनी तो बस उम्र ही नहीं रही। क्या बोल रहे हैं कि भाई आगे पीछे कोई गाड़ी आती ना तो ऐसा लगता कि बस उसको साइड में देख के साइड में होके ऐसा बोल रही है कि भाई आप निकल जाओ बेटा, मेरी तो इतनी स्पीड ही नहीं है कि मैं आपको ओवरटेक कर सकूं, आप पहले जाइए, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, पहले आप निकल जाइए। एक पुलिये के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होते तो उछलकर नाले में गिर जाते। ऐसा बोले एक पुल पे जब हम चढ़े ना तो उसका टायर पंचर हो गया, अगर हम लोग उसमें उस टाइम ज़्यादा स्पीड में होते ना तो हम गिर जाते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानता है, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर करता है। तो लेखक बोल रहे मैंने वो पार्टनर की टूवर्ड्स बहुत ज्यादा श्रद्धा के भाव से देखा कि यार उसको पता है कि ये बस कितनी खराब कंडीशन में तो भी वो इसी बस में हर दिन ट्रैवल करता है। वह टायरों की हालत ठीक है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक टॉन्ट मारते हुए बोल रहे कि भाई ये बेवकूफ़ है कि नहीं, तो भाई उसको इस डायरेक्टली नहीं बोलते, ऐसा बोलते कि यार ये इसको तो है ना कोई क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए, इतना रिस्क लेने की हिम्मत है तो इसको तो क्या करना चाहिए, कोई आंदोलन में जाके आंदोलन करना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहों में पसारे उनका इंतजार करते कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर है ना ये बस टायर में ये किस में गिर जाती ना नाले में और हम लोग सब मर जाते तो देवता भी हम लोगों का वेट करते कि देखो यार वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदली, ऐसा करके। मतलब यहाँ पे सब उड़ाने की बात करें, ये सब मजाक वे में सरकास्टिक वे में बता रहे हैं अपनी जर्नी को। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। बाद में टायर को चेंज करके बस फिर से चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ी दी। पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक पर प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई धीरे धीरे भाई हमको लगा पन्ना टाइम पे पहुंचने की, तो हमने क्या छोड़ दी, उम्मीद ही छोड़ दी। और ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कहीं पे भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। हमको तो लगा पूरी ज़िंदगी हमको इसी बस में बैठ के अपनी ज़िंदगी को त्याग करके उस लोक में जाना है जहाँ पे हमको फाइनली जाना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम लोग टेंशन फ्री हो गए, घर जैसे इस यहाँ पे बैठ गए और हम लोग हमारा मजाक और मस्ती चालू कर दिए। इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ठीक है।